आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली और उनकी सहायक संधि के बारे में। जब से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न गवर्नर जनरलों को इसका श्रेय जाता है। जैसे जब हमने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात की थी, तो हमने देखा था कि किस प्रकार क्लाइव ने अपनी चतुराई से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर। उसी प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कर अंग्रेजी साम्राज्य को बंगाल में और सुदृढ़ किया। इसके अतिरिक्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व प्रथा में सुधार करके अंग्रेजी साम्राज्य को सुदृढ़ किया था। इसी प्रकार से लॉर्ड वेलेस्ली ने हस्तक्षेप की नीति को अपनाकर बहुतायत में बहुत सारे भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन लाने में का कार्य किया, और इसके लिए ही उनका नाम इतिहास में जाना जाता है। और उनका जो इसको करने का प्रमुख कार्य था वो सहायक संधि के द्वारा किया गया। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, उनको सहायक संधि का अधिकतर जन्मदाता माना जाता है, लेकिन इस प्रकार की संधि को भारत में इसका प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनानायक डुप्ले। डुप्ले के बारे में हमने जब ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो संघर्ष हुआ है, उसमें डुप्ले के बारे में चर्चा की गई थी। तो इस संधि का व्यापक प्रयोग सबसे ज्यादा वेलेस्ली ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे, और सर जॉन शोर के बाद ये भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे। इस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति मजबूत नहीं थी। हालांकि बंगाल पर इनका अधिकार हो चुका था और भी कई प्रकार के इनको फायदे मिल रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी सेना रखनी पड़ रही थी, और जो पूर्व में उन्होंने अपने अधीन प्रदेश कर लिए थे, उनको अपने अधीन रखने के लिए उनको एक बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता पड़ रही थी, जिसका खर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी को उठाना पड़ रहा था। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति जो थी वो एक बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति इस समय नहीं थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लॉर्ड वेलेस्ली को लगा कि एक ऐसी संधि की, एक ऐसे यंत्र की आवश्यकता है जिसके कारण भारतीय राज्य आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाएं, भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण बना रहे, एक बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना को रखने के वो योग्य रहे, जिसके कारण उन्होंने सहायक संधि नाम के इस डिवाइस की रचना की थी, और कहने को इसको एक मैत्री संधि का नाम दिया गया था। और 1798 से लेके 1850 तक देशी राज्य जितने भी भारत में थे, उनमें से अधिकांश के साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने ये संधि स्थापित की, और ये अंग्रेजों की एक साम्राज्यवादी नीति का परिणाम था। इससे कई फायदे हुए। भारतीय प्रांतों पर ये नियंत्रण रख पाए। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके प्रभाव को इन्होंने कम किया, अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीति का प्रचार प्रसार किया, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी सत्ता की श्रेष्ठता की इन्होंने स्थापना की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप की नीति का तो आरंभ से ही पालन किया था। जैसे हमने प्लासी में देखा, बक्सर में देखा, किस प्रकार से इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर राजाओं के साथ ऐसी संधियां की जो कि बराबरी पे नहीं की जाती थी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया इन्होंने। और इसी प्रकार की ये जो संधि थी, सहायक संधि थी, जो अंग्रेजों की उसका समय की जो नीति थी, जिसे हम हस्तक्षेप की नीति कहते हैं, इंटरवेंशन की नीति कहते हैं, उसका परिणाम थी। और इसमें भारतीय शासकों को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना के रखरखाव और अपने विरोधियों से सुरक्षा के बदले में धन का भुगतान करना होता था। और इस संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। ऐसी लगभग 100 संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें जो भारतीय जो भी इस संधि पे हस्ताक्षर करते थे,
उनको अंग्रेजों की सहायता मिलती थी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से और के लिए, और उसके बदले में उनको अपार धन जो था वो अंग्रेजों को देना पड़ता था। एक अंग्रेजी सेना को अपने यहाँ रखना पड़ता था जिसका उपयोग कभी भी अंग्रेज अपने कार्यों में कर सकते थे, और साथ में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को भी अपने राज्य में रखना पड़ता था जो कि एक भेदिए की तरह कार्य करता था, एक घुसपैठिए की तरह कार्य करता था। और भारतीय राजाओं की जो प्रिवेसी थी, जो उनकी स्वायत्तता थी, जो उनकी निजता थी, उस पर एक बहुत बड़ा अतिक्रमण था ये रेजिडेंट। और वो एक पल पल की खबर जो उस समय की गतिविधियां होती थी उनकी अंग्रेजों को देता था। साथ ही दरबार के विरोधी गुटों, दरबार में होने वाले षड्यंत्रों और इन सब से भी वो उसकी भी जानकारी उसे रहती थी, और इन सब का वो फायदा उठाता था और अंग्रेजों को पल पल की जानकारी उस राज्य के बारे में वो देता था। तो इस प्रकार से ये संधि जो थी उसने एक तरह से भारतीय राज्यों में को खोखला करना शुरू कर दिया था। उनकी सेना का पालन पोषण वो राज्य करते थे, उसके बदले में वो उन्हें धन भी देते थे। यानी ये संधि किस प्रकार की थी कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, इसके बदले में हम आपको आपके राज्य में कुछ सेना रखेंगे, उस सेना को रखने का खर्चा भी आपको देना पड़ेगा, और हमने ये जो आपको जेनरोसिटी दिखाई है आपकी सहायता करने की, इसके बदले में आपको राजस्व में से भी हमें कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। और इन सब सहायता के बदले में एक अंग्रेजी सरकार का आदमी जो था वो सदैव दरबार में रहेगा, और वो उनके जो डे टू डे अफेयर्स होते थे, दिन प्रतिदिन के जो कार्यकलाप होते थे, उसमें भी वो हस्तक्षेप करता था। तो इस प्रकार से भारतीय राज्यों की स्वायत्तता के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा था। और सबसे मजे की बात ये थी कि जब तक वेलेजली की ये सहायक संधि चलती रही, लगभग 7-8 वर्षों में 100 से ज्यादा राज्यों ने इन संधियों पर हस्ताक्षर किए, और उनको राज्यों को ये पता ही नहीं चला कि मैत्री संधि के बदले में उन्होंने अपनी स्वायत्तता खो दी है। वो यही सोचकर खुश होते रहे कि हमने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली है, अब हम आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित हैं। उनको ये समझ ही नहीं आया कि इस संधि के बदले में अंग्रेजों ने अपनी पूरी कूटनीति से उनको घेर लिया है। वो अपने मामलों में स्वतंत्र नहीं रह गए हैं, उनके सिर पर अंग्रेजी सेना हर समय सवार रहती है, और वो अंग्रेजी सेना भी जो अंग्रेजों के कहने पर कार्य करेगी, जो उनकी लॉयल भी नहीं थी, जो उनकी स्वामी भक्त भी नहीं थी। तो इस प्रकार ये सहायक संधि एक बड़ी विचित्र संधि थी, जो मैत्री की शुगर कोटिंग के रूप में, जिसमें मैत्री की एक मीठा मुलम्मा चढ़ा हुआ था, और अंदर से ये भारतीय राज्यों के लिए एक कड़वी गोली के समान थी। इस संधि को 2 चरणों में भारतीय राज्यों पर लागू किया गया था। पहले चरण में अंग्रेजों ने आर्थिक लाभ और अन्य शर्तों के साथ मित्र शासकों को अपनी सेना उधार दी थी। यानी पहला चरण थोड़ा लाइट था, माइल्ड था। इसमें उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ पैसे देंगे, कुछ धन देंगे, तो हम अपनी सेना को आपको उधार दे देंगे। दरअसल वेलेजली के लिए सबसे मुख्य बात ये थी कि उसको अपनी इतनी विशाल सेना को रखने के लिए खर्चे की आवश्यकता थी, और उस खर्चे को पूरा करने के लिए उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई धन नहीं मिल रहा था, और भारत में रहने के लिए सैनिक शक्ति होनी आवश्यक थी। तो उसने ये एक बहुत ही कूटनीतिक संधि की योजना बनाई, जिसमें अपनी सेना को भारतीय राज्यों को उधार दिया जाता था, उसके बदले में उनसे धन लिया जाता था। तो उनके पास धन भी आता था, और उनकी सेना को रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी भी उस राज्य को उठानी पड़ती थी। यानी फ्री में उनकी सेना जो थी उसका पालन पोषण होता था, और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को धन भी मिलता था। दूसरे चरण में जब देशी राज्य धन देने में असमर्थ हो गए थे, तो उन्होंने सेना के व्यय के बदले में प्रदेश लेना आरंभ कर दिया था कि भाई अब आप इतने वार्षिक आय वाला प्रदेश हमारे को दे दीजिए, जो राजस्व से आय होगी उससे हम ये कर लेंगे, क्योंकि इतना अधिक धन देने में भारतीय राज्य समर्थ नहीं थे। वेलेजली के बारे में कहा जाता है कि उसने जो सहायक संधि से अपार धन संपत्ति एकत्रित करके इंग्लैंड को भेजी थी, और उसने एक बार खुद लिखा था कि जो सेना का खर्चा 42 लाख का है, उसके बदले में हमने 42 लाख के उसके बदले में, खर्च के बदले में हमने 60 लाख का प्रदेश तो उनसे ले ही लिया है। यानी इतना ज्यादा बार्गेनिंग वो करता था, और देशी राज्य खुशी खुशी वो कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि इससे उनकी सुरक्षा हो रही है।
सहायक संधि की अब क्या विशेषताएं थी, मैं आपको कुछ बता चुकी हूँ, अब आप इसे देखिए। भारतीय राज्यों के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, यानी अपने बाहरी मामलों में वो कंपनी के अधीन होंगी। वो किसी के साथ युद्ध नहीं करेंगे, ना किसी अन्य राज्य से विचार विमर्श करेंगे। ये किस लिए किया गया था? ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, ऐसा कहा गया वेलेजली के द्वारा। लेकिन असल में उस राज्य को कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से बिल्कुल अकेला कर देना इसका उद्देश्य था, क्योंकि वो किसी भी विदेशी राज्य के साथ ना संधि कर सकते थे, ना विचार विमर्श कर सकते थे। तो अंग्रेजों का विरोध कर ही नहीं सकते थे वो, क्योंकि अकेले उनमें इतनी शक्ति नहीं होती थी और उन्होंने अपने संबंध दूसरे राज्यों से रखे नहीं होते थे। तो इस प्रकार से वह राज्य जो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर लेता था, उसका अंग्रेजों के अलावा कोई मित्र नहीं होता था और अंग्रेज उसके मित्र होते नहीं थे। तो इस प्रकार से एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वह राज्य पूरी तरह से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाता था। बड़े राज्य अपने राज्य में अंग्रेजी सेनाएं रखेंगे और जिसका कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में होगी, यानी वो सेना पूरी तरह से किसकी लॉयल होगी? अंग्रेज अधिकारियों की। और सेना का खर्चा किसे उठाना पड़ेगा? उस राज्य को जिस राज्य में वो सेना रखी गई है। राज्यों को अपने राज्य की राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना अनिवार्य होगा। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। यानी यूरोपियन, यानी उस समय आपको जब पता ही होगा कि कई प्रकार के यूरोपीय देश, जिसमें फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, ये प्रमुख हैं। इन लोगों ने, इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयासरत थे। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में तो संघर्ष भी चला था। तो फ्रांस के सैनिक सहायता ना प्राप्त कर पाए या किसी और यूरोपियन शक्ति की सैनिक सहायता प्राप्त ना कर पाए, इसका के कारण ये शर्त जो थी इस संधि में डाली गई थी। कंपनी राज्य की अन्य शत्रुओं से रक्षा करेगी। कंपनी राज्य की सभी प्रकार के शत्रु से, आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से रक्षा करेगी। और कहा गया था कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन इस शर्त का पालन कभी भी वेलेजली और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नहीं किया गया। रेजिडेंट के रहने के कारण उस राज्य के आंतरिक मामलों में ना करते हुए भी अंग्रेजी हस्तक्षेप काफी हद तक बढ़ गया था। तो ये थी सहायक संधि की विशेषताएं। सबसे पहले हैदराबाद के जो निजाम थे, वो उन्होंने सबसे पहले इस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि को, सहायक संधि को स्वीकार करा। फिर मैसूर ने, ये 1798 में वेलेजली के शासक गवर्नर जनरल बनते ही हैदराबाद का जो निजाम थे, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको स्वीकार किया। उसके बाद मैसूर ने 1799 में, तंजौर ने 1799 में, अवध ने 1801 में, पेशवा ने 1802 में और बड़ौदा के भोंसले ने दिसंबर 1803 में और सिंधिया ने 1804 में इस सहायक संधि को स्वीकार किया। अब सहायक संधि के क्या प्रभाव या क्या परिणाम पड़े? इस संधि से अंग्रेजों को तो जाहिर तौर पे अत्यधिक लाभ मिला, किंतु भारतीय रियासतों को अत्याचार और हानि उठानी पड़ी और उन पर इस व्यवस्था के दूरगामी परिणाम हुए। एक तो उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई, वे अंग्रेजों की दया पर आश्रित हो गए। मैंने आपको बताया था उनका कोई मित्र नहीं रहा था, उनको पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया था, पूरी तरह से पृथक कर दिया था और वो अंग्रेजों की दया पर आश्रित हो गए थे। और अधिक आर्थिक आधार पर भी उनको परिवर्तन करना पड़ा था, आर्थिक रूप से भी राज्यों को बहुत हानि उठानी पड़ी थी। सहायक संधि से अब अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? अंग्रेजों को इस संधि से सेना के बदले में विशाल धनराशि और प्रदेश प्राप्त हुए। पहले तो वो धन लेते थे और बाद में जब वो धन लेना, राज्य नहीं दे पाते थे उनको धन, तो वो अच्छी वार्षिक आय वाले प्रदेश जो थे वो उन्होंने राज्यों से लेना, अपने अधीन करना आरंभ कर दिया था। तो ना सिर्फ उनको धन की प्राप्ति हो रही थी, बल्कि उनके साम्राज्य का भी विस्तार हो रहा था, जिसके कारण कंपनी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ और उसकी शक्ति में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। दूसरी, विशाल सेना की उपलब्धि। जब वेलेजली गवर्नर जनरल बना था तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि किस प्रकार से
भारतीय साम्राज्य में अंग्रेजी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जिस विशाल सेना की आवश्यकता है, उसको रखने के लिए धन कहाँ से आए, और इस धन की समस्या का इलाज इस सहायक संधि से हो गया था। अंग्रेजों ने एक विशाल सेना बना ली थी, जिसका आर्थिक बोझ तो भारतीय राज्यों पे था, लेकिन जिसका नियंत्रण अंग्रेजों के पास था। यानी जिसको पालन पोषण तो कर रहे थे भारतीय राज्य, लेकिन जिसका फायदा उठा रहे थे अंग्रेजी राज्य। वेलेजली की इस संधि के संदर्भ में एक कहानी कही जाती है कि जो आप लोगों ने शायद कभी ना कभी बचपन में सुनी होगी, कि एक व्यक्ति ने के मरने के बाद उसके दो पुत्रों ने उसकी जायदाद का बंटवारा किया। तो जो बड़ा पुत्र था वो थोड़ा तेज था, तो उसने इस प्रकार से बंटवारा किया था कि जो खेतों में जो फसल होगी वो ऊपर से बड़े की होगी और नीचे से छोटे की होगी। जो कंबल होगा वो दिन में छोटे का होगा और रात में बड़े का होगा, और जो गाय होगी वो आगे से छोटे की और पीछे से बड़े के पास जाएगी। तो दिखने में ऐसा लगता था कि बहुत ही बढ़िया बंटवारा हुआ है, लेकिन उससे होता क्या था, फसलें नीचे से छोटे के पास रहती थी तो पानी उसे देना पड़ता था, और ऊपर की फसल बड़े के पास थी तो कटाई से जो फसल का लाभ होता था वो बड़े बेटे को होता था। कंबल दिन में छोटा संभालता था, लेकिन जब रात में सर्दी में उसकी आवश्यकता होती थी तो वो किसके पास रहता था, बड़े पुत्र के पास। इसी प्रकार को गाय को के आगे वाले भाग यानी उसके मुंह के भाग से उसको खिलाने की जिम्मेदारी होती थी छोटे की, लेकिन पीछे वाला भाग यानी उसका जहाँ से दूध दुहा जाता था वो हिस्सा किसके पास आता था, बड़े के पास। तो कुल मिला के छोटा वाला पूरी तरह से घाटे में रहा था और बड़े वाले को इस बंटवारे से फायदा हुआ था। तो कुछ ऐसी ही स्थिति वेलेजली की सहायक संधि की थी, जिसमें देखने में तो ऐसा लगता था कि अंग्रेजों ने एक बड़ी मैत्रीपूर्ण संधि की है और बड़ी न्यायपूर्ण संधि की है, लेकिन एक्चुअली इसमें सारा फायदा अंग्रेजों का था। एक विशाल सेना जिसको रखने का बोझ तो भारतीय राज्य उठाते थे, लेकिन उस पर पूरा नियंत्रण, उसकी पूरी लॉयल्टी जो थी, उसकी पूरी स्वामी भक्ति अंग्रेजों के पास थी, और भारतीय शासकों पर नियंत्रण। इस संधि से सहमति करते ही देशी राज्य पूरी तरह से अंग्रेजी नियंत्रण में आ गए थे। ना तो वो किसी प्रकार का संगठन बना सकते थे, ना किसी निर्णय को स्वयं स्वतंत्र रूप से ले सकते थे। तो इस प्रकार से भारतीय राज्य पूरी तरह मित्र विहीन हो गए थे और अंग्रेजों पर आश्रित हो गए थे। वेलेजली के काल में ये जो थे भाग, इस प्रकार से ये अधीन हो गए थे। फ्रेंच प्रभाव का भी अंत हो गया था। सहायक संधि को अपनाने वाले राज्य किसी भी अन्य विदेशी या कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं रख सकते थे, ना व्यापारिक, ना राजनीतिक, ना कूटनीतिक। तो धीरे धीरे भारत से फ्रांसीसियों का प्रभाव कम होता चला गया था और अंग्रेजी साम्राज्य का इस संधि से अपार विस्तार हुआ था। इस संधि के अंतर्गत एक अंग्रेजी रेजिडेंट को देशी राज्य की राजधानी में रखना होता था और उसकी उपस्थिति से राज्य के आंतरिक और घरेलू मामले पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके थे अंग्रेजों के सामने, जिससे अंग्रेजों ने कई राज्यों को कुप्रबंधन, उत्तराधिकार के झगड़ों आदि के आधार में पर अपने राज्य में विलय करने की शुरुआत कर दी थी। ऐसे ही एक राज्य के बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे, वो था अवध। वहां की छोटी छोटी बात अंग्रेजों को पता चल रही थी और अंत में अंग्रेजों ने क्या किया, अवध में कुशासन है, यहाँ का शासन प्रबंध अच्छा नहीं है, ऐसा आरोप लगाकर एक दिन वन फाइन डे अवध को रातों रात उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। इसे हड़प की नीति कहते हैं, जो आगे हम डलहौजी की नीति में पढ़ेंगे। देखिए किस प्रकार से भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ संधि कर रहे हैं। अंग्रेज उन्हें कूटनीतिक रूप से प्रेशराइज करके उनसे संधि पत्र पर दस्तखत करवाते थे। सहायक संधि से अंग्रेजों को जितने लाभ हुए, भारतीयों को भी उतनी ही हानियां हुई। सबसे पहली जो ऑब्वियस सी हानि थी वो आर्थिक स्थिति थी। सहायक संधि के बदले में दिए जाने वाला धन बहुत अधिक था, जिसके कारण राज्यों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था, जिसके कारण राज्यों को अपने विकास करने के लिए कोई धन शेष नहीं रहता था। राज्यों का काम नगण्य हो गया था, कुशासन हो रहा था, साथ ही विद्रोहों और बाह्य आक्रमणों से उन्हें मुक्ति मिल चुकी थी, जिसके कारण
जो शासक थे वो आलसी और विलासी हो गए थे। जैसे आप बाद में अवध में देखेंगे कि वहाँ का जो शासक वाजिद अली शाह था, वो पूरी तरह से भोग विलास, नृत्य, संगीत, खान पान का शौकीन था। तरह तरह की डिशेस बन रही हैं। खानसामे लखनऊ के बहुत फेमस थे, अवध की शाम, अवध का संगीत। तो इस प्रकार से भोग विलास में डूबे हुए थे। उनको शासन से, प्रजा की भलाई से कोई संबंध उनका नहीं रहा था, और जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और उन्होंने धीरे धीरे इन राज्यों को हड़पना आरंभ कर दिया। जनता पर भी इसका बहुत कुप्रभाव पड़ा था। शासकों ने अपना सम्मान खो दिया था। जनता को भी इस बात से अब कोई मतलब नहीं रहा था, क्योंकि उनके अपने शासक उनको ऊपर इतने अत्याचार कर रहे थे। अंग्रेजों को धन देने के लिए वो मनमाना कर वसूल कर रहे थे। जनता दोहरे बोझ से पिस रही थी। तो उसको इस चीज़ से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनका शासक जो है वो अंग्रेज है या उनका अपना राजा है। तो राजाओं के प्रति सम्मान जनता के लिए कम हो गया था। ये देखिए किस प्रकार से अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अवध को रातों रात अधीन कर लिया गया। और इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि अंग्रेजों ने कर वसूलने के लिए और अन्य चीजों के लिए कितने अत्याचार भारतीय जनता पर करने आरंभ कर दिए थे। तो ये सब जो थे सहायक संधि के कुपरिणाम थे जो निकले। और नेचुरली अंग्रेजों का जो साम्राज्य विस्तार था वो सबसे अधिक इस संधि के कारण हुआ। तो अंग्रेजों के हित में ये संधि बहुत अच्छी रही, लेकिन यदि भारतीय पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस संधि के बहुत सारे दुष्परिणाम निकले। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार वेलेजली और उसकी सहायक संधि ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस प्रकार से अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नींव को और मजबूत करने में इस संधि ने अपना योगदान दिया, और किस प्रकार से भारतीय राज्यों की जो अकर्मण्यता थी और कुप्रशासन था उसकी पोल इस संधि के कारण और खुली। तो इस वीडियो से आपको इसकी जानकारी मिली होगी। इसको अधिक से अधिक संख्या में देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे इसी प्रकार आपके जो सिलेबस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी जानकारी आपको अलग अलग वीडियोस में दी जाएगी। धन्यवाद।